ओके, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वी आर डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम में हमको अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन दिया है। ठीक है, द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय अ मैट्रिक्स, तो दैट इज गिवन हियर। और इसमें ऐसा बोला था कि द ग्राउंड स्टेट आइगन वेक्टर ऑफ द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन इज, तो हमको आइगन वेक्टर पूछा है। ठीक है, आइगन वैल्यूज पूछा है, तो इट इज प्रीटी इजी। वो डिटर्मिनेंट ऑफ h minus lambda I should basically give you the eigen values, but for eigen vectors we'll have to go one step further। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने आइगन वैल्यूज ढूंढा था ये अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का। so we used it like this, that is determinant of h minus lambda is 0, and then we solve, when we solve the determinant, तो ये determinant solve करने के बाद में हमको कुछ आइगन वैल्यूज मिले थे, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 2, 3 एंड 7। पहले भी मैंने बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास एक 3 by 3 मैट्रिक्स है, तो 3 by 3 मैट्रिक्स के टिपिकली 3 आइगन वैल्यूज होते हैं, और वो तीनों आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग टिपिकली 3 आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको सवाल क्या पूछा गया है? द क्वेश्चन इज द ग्राउंड स्टेट आइगन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लैम्बडा इज इक्वल टू 2, 3 और 7 है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर हमें मिलेगा, दैट विल बी द ग्राउंड स्टेट आइगन वेक्टर। ओके, तो दैट इज व्हाट वी विल लर्न टुडे। तो आज हम उसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। तो द नेक्स्ट स्टेप इज, हमें आइगन वेक्टर पता करना है। ठीक है, तो द ग्राउंड स्टेट आइगन वेक्टर, the ground state eigenvector corresponding to lambda is equal to 2। कैसे पता करेंगे? तो पता करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस है। लेट अस से द आइगन वेक्टर इज गिवन बाय psi। ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट x1, x2, x3। इस तरह से हम एक आइगन वेक्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिक इक्वेशन क्या है? दैट इज h0 psi is going to give us lambda psi। ठीक है, where lambda is going to be 2, 3, 7, in this case it is going to be 2। ओके, तो यहाँ पे मैं h psi is equal to lambda psi ये अगर यूज करूं, तो what will happen, will basically get like this: 5, 2, 0, 2, 5, 0 and 0, 0, 2। this is the unperturbed Hamiltonian, that is h0। इसको मैं वेव फंक्शन के साथ जब मल्टीप्लाई करता हूँ, तो द वेव फंक्शन इज x1, x2, x3। ओके, और इसके साथ जब हम लैम्डा लिखते हैं, तो द लैम्डा इज 2 फॉर दिस केस, एंड देन x1, x2, x3, ये हो जाता है। ओके, तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब भी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेट्स से इफ आई मल्टीप्लाई द लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे एक सिंपल सा मैट्रिक्स मिल जाएगा, दैट विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स। और इसका कॉलम मैट्रिक्स मैं वैसे यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी 5x1 प्लस 2x2। ठीक है, फिर सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा 2x1 प्लस 5x2, and the third element will be only 2x3। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है। राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स विल बी 2x1, 2x2, 2x3। और अब मैट्रिक्स का दोनों तरफ कॉलम मैट्रिक्स है, तो वी कैन कंपेयर द एलिमेंट्स। कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, हमको यहाँ पे 5x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 2x1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? 3x1 इज इक्वल टू -2x2। ठीक है, और दूसरा वाला जो इक्वेशन है, दैट इज 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 2x2।
अगर इस प्रोसेस को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x1 इज इक्वल टू -3x2। ठीक है, तो इसमें से हम कोई भी एक सॉल्व करके और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो व्हाट आई डू इज x2 को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाते हैं इसमें से। लेट अस से इफ आई मेक x2 द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला हियर, तो x2 becomes -2/3x1। ठीक है, ये x2 इस तरह से हो जाता है, और यही x2 को अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो व्हाट विल आई गेट। ऊपर वाला इक्वेशन है 3x1 इज इक्वल टू -2x2। तो मैं ये -2 ऐसा ही रख लेता हूँ, x2 की जगह पे -2/3x1 कर देता हूँ। तो दिस would basically give me what should I say, this is supposed to be 2 to the 4, so 4/3 4/3। ठीक है, तो ये 4/3 टाइम्स x1 हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 4/3x1, और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, दिस इज 3x1 इज 4/3x1। तो वी बेसिकली से दैट 3x1 की जगह पे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो दिस बेसिकली लीड्स टू 9 टाइम्स x1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x1, एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस 5x1 is equal to 0, and this basically tells us that x1 is equal to 0। और अगर x1 0 आता है तो हमारा x2 जो कि x1 पे डिपेंडेंट है, ये वाला 2x1 is -3x2, या तो x2 is -2/3x1, so we can say that x2 is also 0। ठीक है ना, ये हमारा x2 भी 0 हो जाता है। लेकिन ये जो 2x3 इज इक्वल टू 2x3 है, ठीक है, बट अगर आप 2x3 इज इक्वल टू, इफ यू टेक 2x3 इज इक्वल टू 2x3, दिस बेसिकली सेज दैट दिस कैन बी ट्रू फॉर एनी डैम वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो लेट अस से दैट वी टेक x3 इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, तो ये x3 इज इक्वल टू 1 एक वैल्यू हम ऐसा चूज कर लेते हैं। ओके, 0 0 0 डज नॉट मेक सेंस बिकॉज इट इज नॉट अ मैट्रिक्स एट ऑल। ठीक है, ये कोई आइगन वेक्टर नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे x3 इज इक्वल टू 1 लिया है। तो द वेव फंक्शन दैट वी आर लुकिंग फॉर, और वेव फंक्शन की जगह पे मैं यहाँ पे प्रॉपर वर्ड वुड बी आइगन वेक्टर। तो द आइगन वेक्टर corresponding to lambda is equal to 2 will be written as eigenvector corresponding to lambda is equal to 2 can be written as psi is the eigenvector, and it can be written as 0 0 1। And one more thing that we need to understand here is कि जब भी हम वेव फंक्शन या तो आइगन वेक्टर लिखते हैं तो वी नीड टू एंश्योर दैट इट इज नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड हो वो जरूरी है। तो हाउ डू यू नॉर्मलाइज ए वेव फंक्शन, एक्चुअली ये थोड़ा कभी कभी ट्रिकी हो जाता है, बट इफ आई नॉर्मलाइज दिस वेव फंक्शन और नॉर्मलाइजिंग साई, ठीक है, you can label it as psi1 also, that's okay, psi1 psi2 psi3 does not matter here, but इसको जब normalize करना है तो it is the square root of x1 squared plus x2 squared plus x3 squared। तो यहाँ पे it will become square root of 0 plus 0 plus 1, and this gives us 1। तो यहाँ पे normalization factor जो है is 1 only। तो इसको हम वेव फंक्शन को कैसे लिखेंगे, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, और आइगन वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। एंड बिकॉज यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर 1 ही है, तो हम ये नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर भी जो है उसको हम 0 0 1 ही लिख देते हैं। लेकिन आगे हमें हर जगह ऐसे नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर नहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो दिस वन
इफ यू लुक एट दी ऑप्शंस, हम एक काम करते हैं, हम ऑप्शंस पे चले जाते हैं। इफ वी जस्ट वांट टू सी दैट, तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन में ये 1/√2 1/√2, सी इज व्हाट मैचेस, है ना, 0 0 1। डी इसका उल्टा है, दैट इज 1 0 0। डी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट आंसर इज सी ओवर हियर। ठीक है, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, अवर आंसर इज सी। आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ठीक है, तो ये हमने इसमें व्हाट वाज आवर ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले तो हमें अगर मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ दिया है, अगर हैमिल्टोनियन दिया है या परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन दिया है, तो व्हाट डिड वी लर्न हियर, फर्स्ट इज हाउ टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज, सेकंड इज हाउ टू फाइंड आउट द आइगन वेक्टर। अब आइगन वेक्टर 3 थे, उसमें से हमको सिर्फ ग्राउंड स्टेट पता करना था, इसीलिए हमने किसी एक पे अभी फोकस किया है। एंड द लास्ट थिंग दैट वी लर्न ओवर हियर इज हाउ टू नॉर्मलाइज, तो ये वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज फैशन में कैसे लिख सकते हैं, वो भी हमने इधर देखा। अभी इसी का मतलब इसी का एक पैरेलल पार्ट है, देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन ओवर हियर व्हिच आई हैव ऑलरेडी प्री रिटन फॉर इजियर रेफरेंस। तो देखो सेम हैमिल्टोनियन हमको दिया है, दैट इज द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन इज H0। ठीक है, नाउ वी ऐड अ स्मॉल पर्टर्बेशन टू इट, तो ये एक पर्टर्बेशन हमको यहाँ पे दिया है, एंड दिस एप्सिलॉन हियर इज अ स्मॉल क्वांटिटी, ये एक कांस्टेंट है लेकिन एक छोटा सा क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, अभी देखो इसमें क्या है, द पेयर ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी आर। तो इस केस में हमने क्या करना है, तो हमें आइगन वैल्यूज का पेयर ढूंढना है। अब यहाँ पे फिर से नोट कर लेना है, हमारे पास क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है, 3 आइगन वैल्यूज आए, 3 आइगन वेक्टर आएंगे। यहाँ पे ये परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन भी 3x3 है, तो ये परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन के भी 3 आइगन वैल्यूज तो आने ही चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो व्हाट विल वी बेसिकली नीड टू डू इज कि हमको psi 1 चाहिए होगा, दैट इज सबसे पहला वाला जो परटर्ब्ड, मतलब ये जो वेव फंक्शन हमने आइगन फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2 था, वो तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। ठीक है, बट अभी हमको और भी 2 पेयर्स चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द अदर 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 7। इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको आइगन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीजर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, द प्रोसीजर इज प्रीटी सिंपल। आपको जो आइगन वैल्यूज के लिए करेक्शन चाहिए एनर्जी में, तो एनर्जी में करेक्शन कैसे मिलेंगे, psi 1 H डैश psi 1, फिर सेकंड कैसे मिलेगा, तो psi 2 H डैश psi 2, और थर्ड वाला मिलेगा psi 3 H डैश psi 3। दिस इज हाउ वील बी एबल टू फाइंड आउट 3 करेक्शंस टू द एनर्जीज। एंड व्हाट आर द 3 बेसिक एनर्जीज, तो द बेसिक एनर्जीज यू मस्ट नॉट फॉरगेट, वो 2 3 और 7 ही हमारा बेसिक एनर्जी है। और हमको ये 3 जो मिलेंगे उसमें से हम ये ऑप्शंस जो हमें दिए उसमें से कोई भी 2 जो है वो करेक्ट पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट इज हाउ वी विल डू। तो देखो यहाँ पे इसमें एक रिपीटेटिव प्रोसेस आता है जो कि मैं थोड़ा सा क्विकली करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू डू इट अ लिटिल क्विकली, तो आई राइट डाउन द स्टफ फॉर यू। यहाँ पे मैं कुछ बेसिक स्टफ है वो मैं लिख देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे व्हाट वेर दी आइगन वैल्यूज ऑफ H0, दी आइगन वैल्यूज ऑफ H0 हमको क्या क्या मिला था, 2 3 7। ठीक है, तो दीज आर ई नॉट, है ना, ये 3 बेसिक अनपर्टर्ब्ड एनर्जीज हो जाते हैं। अब अगर मैंने पर्टर्बेशन ऐड किया है, तो सबसे पहला तो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, ये तो हमने अभी ही कैलकुलेट किया है। लेट्स से इसको हम psi 1 बोल देते हैं, अभी 3 आइटम्स है तो लेट अस लेबल इट एज psi 1। तो दिस इज नथिंग बट 0 0 1। ठीक है, ये हो जाता है। अब हमें दूसरे 2 जो पता करने हैं उसके लिए मैं बेसिक प्रोसेस लिख देता हूँ, आई थिंक इट शुड बी वेरी इजी टू फाइंड। तो द नेक्स्ट स्टेप इज आइगन वेक्टर फॉर
लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर कैसे पता करते हैं? वही, we'll basically use the process h0 psi 2 is equal to lambda psi 2। ठीक है, हाउ डू यू डिफाइन psi 2? यहाँ पे let psi 2 is equal to again x1 x2 x3, और वही h psi is equal to lambda psi यूज करके हम वेव फंक्शन पता करेंगे। ठीक है, तो आई एम स्किपिंग दैट प्रोसेस ओवर हियर। वो जो मैट्रिक्स वाला प्रोसेस है ना, वो मैं इधर एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ। दिस इज 520 250 एंड 002। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड हमेशा सेम ही रहने वाला है। दिस इज x1 x2 x3, बिकॉज हर बार यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एक ही चीज का होगा, जो भी बदलना है राइट हैंड साइड पे बदलेगा। तो अभी लैम्डा इज इक्वल टू 3 है, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स x1 x2 x3। ओके, तो ये बदलेगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा वो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो सॉल्विंग दिस वी गेट, तीन इक्वेशन ही मिलेंगे। तीन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? तो यू बेसिकली एंड अप विथ psi 2 टू बी 1 -1 एंड 0। ये आपको psi 2 मिलना चाहिए। बट फिर से नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर हमको पता करना है, तो नॉर्मलाइजिंग psi 2, तो नॉर्मलाइज करते तो क्या हो जाता है? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये अंडर रूट ऑफ कितना में लिख देता हूँ? 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 0। व्हाट डज दिस गिव मी? √2, है ना। तो नॉर्मलाइज्ड psi 2 कैसा हो जाएगा? नॉर्मलाइज्ड psi 2 इज इक्वल टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाता है 1/√2 एंड द वेक्टर दैट इज 1 -1 0। ठीक है, तो दिस हैज बिकम psi 2। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे psi 3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो psi 3 में फिर मैं ये वाला प्रोसेस को स्किप कर सकता हूँ। आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 7, मैं नॉर्मल नॉन नॉर्मलाइज्ड और नॉर्मलाइज्ड दोनों लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो नॉन नॉर्मलाइज्ड is given by psi 3 is equal to, नॉर्मलाइज्ड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 1 0। दिस इज व्हाट यू गेट। एंड अगर आप इसमें नॉर्मलाइज्ड कर देंगे इसको, आपको इसमें भी दिख ही रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट √2 होना चाहिए। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो है हमारा, दैट इज psi 3 इज इक्वल टू 1/√2 एंड 1 1 0। ठीक है, तो तीनों वेव फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं। अभी तीनों के लिए मैं एनर्जीज का करेक्शन पता करता हूँ। ठीक है ना, लेट मी जस्ट गो डाउन टू कैलकुलेशन ऑफ करेक्शन टू दी एनर्जीज। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं E1 1 लिख देता हूँ। E1 क्यों लिखा है? ये फर्स्ट वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग, E2 विल बी फॉर सेकेंड एंड E3 विल बी फॉर थर्ड। तो ये क्या हो जाता है? दिस वन कैन बी रिटन एज psi 1 द परटर्बेशन psi 1। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखे तो psi 1 क्या हो जाता है? वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो जाता है ना। तो psi 1 कैन बी रिटन एज कॉलम मैट्रिक्स की जगह पे 0 0 1। ठीक है, perturbation was E, and then 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1। This is the perturbation
and then we'll write psi1 in the normal format, that is 0 0 1. ठीक है, इसमें जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यू विल गेट e here, then 0 0 1 because e is a constant, I took it here. लास्ट के दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट डू यू गेट, यू बेसिकली गेट 1 माइनस 1 1, ठीक है। और जब ये रो और ये कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बेसिकली गेट 1, दिस बेसिकली गिव्स अस e, ठीक है। तो ये सबसे पहला करेक्शन टू द एनर्जी हमको मिल गया। इन केस यू डोंट नो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ बेसिक रूल्स है वो पता कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली व्हाट डू वी डू, e 2 1, दिस इज गोइंग टू बी करेक्शन टू द सेकेंड एनर्जी, ठीक है, बट ये भी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ही है। तो दिस इज गोइंग टू बी साइड टू h डैश साइड। अब यहाँ पे देखो उसके नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के साथ लिखना पड़ेगा, तो वी शुड नॉट बी मेकिंग अ मिस्टेक ऑफ मिसिंग द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। तो ये क्या था, 1/√2। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन वो कॉलम मैट्रिक्स था, वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज 1 माइनस 1 एंड 0। फिर यहाँ पे परटर्बेशन फिर से लिख देते हैं, तो दिस इज 1 1 1 1 1 minus 1 and 1 minus 1 1, and then I write down 1/√2 और 1 minus 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे e और 1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम e/2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। ये लास्ट दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0 0 2, एंड देन व्हेन यू मल्टीप्लाई द रो एंड कॉलम मैट्रिक्स आपको मिलेगा e/2 इंटू 0, क्योंकि 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 0 इंटू 0, तो दिस बिकम्स 0। तो ये सेकेंड जो है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू e2 इज नथिंग बट 0, ठीक है। अब इसी तरह से हम e3 भी कर लेते हैं, लेट अस कैलकुलेट e3। तो उसके लिए भी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, दिस इज गोइंग टू बी psi 3 h डैश psi 3। इसका भी नॉर्मलाइजेशन फैक्टर 1/√2, हमारा कॉलम मैट्रिक्स को रो में लिखा तो 1 1 0, परटर्बेशन के साथ में अगर हम इंक्लूड कर ले तो 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 एंड 1/√2 एंड देन 1 1 0। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो फिर क्या मिलेगा, e/2 1 1 0 एंड 2 2 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो e/2 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो हियर ऑल अवर टास्क्स आर डन, सिर्फ समराइज करना ही बाकी है। तो हमको क्वेश्चन में जो पूछा था, व्हाट वाज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज पेयर ऑफ आइगन वैल्यूज फॉर द परटर्ब्ड हैमिल्टनियन। तो हमको पेयर ऑफ आइगन वैल्यूज जो पता करने हैं तो वो कैसे लिखेंगे, द पेयर ऑफ आइगन वैल्यूज आर how do you find that, this is going to be e1 e2 e3। e1 कैसे, e नॉट प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, यहाँ पे भी e नॉट प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, यहाँ पे भी सेम। अब यहाँ पे देखो e नॉट क्या था 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या था e 0 2e, ये हो जाएगा 3। तो द करेक्ट आंसर अगर आप ऑप्शंस में देखें तो देखो हमारा 2 प्लस ई 3 और 7 प्लस 2e, ये तीन हमारे करेक्शंस आए हैं। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, लेट अस गो डाउन टू द ऑप्शंस। 3 प्लस 2e तो हमको मिला ही नहीं है, तो वो ऑप्शन गया 3 प्लस 2e, मतलब ये 3 प्लस 2e वाले दोनों ऑप्शन गए।
ये है 3 और 7 + 2e। हाँ, दिस सीम्स टू बी करेक्ट। 2 + 2e नहीं था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दैट इज 3 and 7 + 2 इज द करेक्ट पेयर। तो लेट मी राइट डाउन कि हमारा जो आंसर है, द आंसर इज सी। आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। लेट अस गो डाउन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, ये एक्चुअली दिखने में बड़ा है, बट प्लीज डू नॉट पैनिक एट ऑल। इसको देख के बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाए ऐसा है। ठीक है, जितना बड़ा प्रॉब्लम है उससे छोटा सोल्यूशन। अभी यहाँ पे लिखा क्या है देखो, हमको क्या क्या दिया है पहले उसका लिस्ट बना लेते हैं। तो देखो, नॉर्मलाइज आइगन स्टेट्स ऑफ अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल बेल। जब भी वन डायमेंशनल पोटेंशियल बेल बोलता है तो हमको उसका वेव फंक्शन तो याद आ ही जाना चाहिए, जो हमने पहले क्लासेस में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, दिस इज द स्टेटस ऑफ द पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल वेल का बाउंड्रीज वगैरह क्या है। तो v of x is 0 if it is x is between 0 and a and it is infinite otherwise। अगर इसको मुझे ड्रॉ करना है ना, तो ये ड्राइंग कुछ ऐसा हो जाए। दिस ड्राइंग वुड बेसिकली लुक लाइक दिस। ये इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर वेल है उसके अंदर v of x 0 है और अदरवाइज इनफाइनाइट है। दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। वेव फंक्शन क्या है हमको मालूम है, वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के वेव फंक्शंस पहले डिस्कस किए, √2/a sin n pi x by a, n starts from 1 to 3 and so on। तो पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू अ परटर्बेशन, तो यहाँ पे परटर्बेशन v प्राइम ऑफ x दिया है, दैट इज v नॉट cos पाई x by a। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल फंक्शन है, तो यहाँ पे हमको परटर्बेशन कांस्टेंट नहीं दिया है। हियर द परटर्बेशन दैट इज गिवन टू अस इज अ वेरिएबल नेचर परटर्बेशन। और वो भी कितना दिया है, वो भी ऐसा बोला है कि द परटर्बेशन इज वैलिड ओनली टिल हाफ द वेल, है ना। यहाँ पे a/2 तक चलता है परटर्बेशन, ऐसा बोला है हमको। एंड इट इज 0 अदरवाइज, मतलब फॉर द रेस्ट ऑफ द वेल देयर इज नो परटर्बेशन। ओके, तो इसमें क्वेश्चन सेज व्हाट इज द शिफ्ट इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ड्यू टू परटर्बेशन। ठीक है, तो शिफ्ट इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ड्यू टू परटर्बेशन अगर पता करना है, तो हमारा बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला, दैट इज साई h डैश साई। एंड वेव फंक्शन साई हमको यहाँ पे दिया है, और ये वेव फंक्शन साई जो है वो हम किसके लिए लेंगे, तो विल टेक इट फॉर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के बारे में पूछा है। एंड परटर्बेशन जो है वो v नॉट कॉस पाई एक्स बाई ए वो ऑलरेडी दिया है, तो सिंपली साई एच साई करना है। What should be the limits of integration? The limits of integration should be the values for which perturbation is applied। हमको पूरा वेल का लिमिट नहीं डाल देना है, ये मतलब कभी कभी गलती कर बैठते हैं अपन, तो ये नहीं करना है। यू शुड नॉट बी पुटिंग द होल रेंज। ये हम 0 से a/2 ये वाले रेंज तक हम परटर्बेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। तो मैं यहाँ पे सिंपली सॉल्यूशन के साथ प्रोसीड करता हूँ। तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी, कैसे मिलेगा? E1 of 1 is psi1 h dash psi। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखना है, तो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन 0 to a/2 psi1 का h dash psi dx। अभी यहाँ पे मैं psi1 लिख देता हूँ। हियर व्हाट इज psi1? psi1 is under root of 2/a sin of n pi x by a होता है, n is equal to 1, so this becomes pi x by a and this is equal to psi1 star, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है। here what is taken, n is equal to 1। और दूसरा परटर्बेशन क्या है, तो परटर्बेशन इज v1
और v dash बोल सकते हैं. So we can basically say it is v dash, that is v naught cos pi x by a. ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट h dash फॉर द स्टैंडर्ड फार्मूला. तो सिंपली E1 कैलकुलेट कर लेते हैं. द परटर्बेशन इज integration of 0 to a by 2, and this is going to give us यहाँ पे मैं कुछ डायरेक्ट स्टेप्स भी कर सकता हूँ. देखो मैं आपको डायरेक्ट में तो इतना डायरेक्ट भी नहीं. ये साई वन जो है वो 2 बार आने वाला है? तो इट इज गोइंग टू अकर 2 टाइम्स. तो ये साई वन का पूरा स्क्वायर करके लिख देता. तो अगर उसका स्क्वायर किया तो 2/a तो आएगा ही. फिर ये परटर्बेशन का v नॉट भी आएगा ही. तो कांस्टेंट टर्म्स मैंने एक साइड कर लिया. अब बचा क्या? तो बोला साइन का स्क्वायर. तो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर्ड पाई एक्स बाई ए कॉस पाई एक्स बाई ए dx. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज. अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो बोला लेट दिस बी टेकन एज f of x raised to n. Let us say this is taken as f dash of x. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या क्या लॉजिक यूज कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई यूज हियर? यूजिंग इंटीग्रेशन f of x raised to n into f dash of x dx. अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? दिस इज f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus a constant if there are no limits, and if there are limits लगा देते तो constant चले जाते. तो यहाँ पे साइन पाई एक्स बाई ए का डेराइवेशन जो है वो कॉस पाई एक्स बाई ए हो जाता है. लेकिन इसमें इतना ध्यान रखना है कि ए बाई पाई विल बी मल्टीप्लीकेशन दैट विल कम व्हेन वी विल डू दिस इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे मैं वो करके फिर अगर लिखूं, ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन. दिस इज गोइंग टू बी therefore E11 is ये 2v naught by a can be taken out of the integration. देन जैसे मैंने बोला कि फंक्शन का डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो we'll basically get a by pi. तो वो a by pi हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया है. और जो मैंने बोला कि f of x raised to n है तो यहाँ पे the power is 2. जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? n plus 1 मतलब साइन क्यूब x अपॉन 3 हो जाएगा. तो इसीलिए उसका 1/3 एंड साइन क्यूब पाई एक्स बाई ए. ठीक है, दिस इज व्हाट वी गेट. और बस इसमें लिमिट्स लगा देना है. तो 0 से a/2. यहाँ पे दिस a एंड दिस a गेट्स कैंसिल. अब जब मैं लिमिट लगा देता हूँ तो लिमिट के बाद क्या हो जाता है? 2v0 अपॉन 3 पाई, है ना. ये 3 भी बाहर निकाल सकते क्योंकि लिमिट्स में उसका कोई काम नहीं. पहला वाला लिमिट लगा तो दिस बिकम्स साइन क्यूब पाई बाई ए, एक्स की जगह पे a/2 माइनस साइन क्यूब 0. ये a और ये a कैंसिल करूँ तो ये साइन पाई/2 1 हो जाता है और ये साइन क्यूब 0 0 हो जाता है. तो दिस बेसिकली गिव्स अस E11 is equal to 2/3 v naught upon 5. ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है. लेट अस जस्ट चेक द ऑप्शंस. 2/3 v naught by pi कौन सा ऑप्शन है? 2/3 v naught by pi इज द फर्स्ट ऑप्शन. तो बाकी सारे ऑप्शन हम जाने देते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज आंसर ए. ओके, ऑल राइट. अब इसके बाद मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है और वो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के साथ कुछ इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स भी हैं. अब हर प्रॉब्लम में तो ऐसा कोई शॉर्टकट हम शायद कभी बता भी सकते हैं, कभी नहीं भी बता सकते हैं. तो नॉर्मली ये जो नेट स्लेट टाइप क्वेश्चंस देख रहे हैं हम,
नेट, स्लेट, गेट, जेस्ट जो भी है। तो इनमें एक पिक्यूलियर चीज जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो ऐसी है कि in some of the problems you'll if you know the concept it is very simple, you can solve it out, but quite a number of times ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कुछ बेसिक चीजें याद हो तो इतना बड़ा 2 पेज के सॉल्यूशन की जगह पे आप बिना पेन पेपर के भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड गिव यू एन आइडिया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, a particle of mass m is confined in an infinite potential well, and here v of x is 0 for 0 to L and infinite otherwise। तो ये देखो ये वेल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल तो मैंने बना लिया। अब यहाँ पे परटर्बिंग पोटेंशियल दिया है, इट इज वी पी ऑफ एक्स एंड दैट इज वी नॉट साइन 2 पाई x/L विद इन द वेल। तो मतलब ये पूरे वेल पे एक्सटेंड करता है, तो ये जैसे 0 to L का लिमिट है इसका, तो यहाँ पे इट इज 0 एंड यहाँ पे इट इज L, तो द परटर्बेशन इज अप्लाइड थ्रू आउट द वेल। ठीक है, थ्रू आउट द वेल हमने परटर्बेशन लगाया है। तो व्हाट इज सेड, let E1 and E2 be the corrections to the ground state energy in the first and second order। मतलब ये फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर करेक्शंस है। देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एनकाउंटरिंग अ प्रॉब्लम वेयर वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड ऑर्डर करेक्शंस, है ना। अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स देखे, ज्यादातर प्रॉब्लम्स में आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन से ही काम बन जाता था, लेकिन हियर इट इज द फर्स्ट टाइम कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जीज हमको कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है। तो वी विल डू दैट, बट ऐसा पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो यहाँ पे वैसे मैं बता दूं कि ये वाले प्रॉब्लम में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हियर इट इज लाइक 0 है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो इधर बहुत ही क्वालिटेटिव आंसर पूछा है। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट हमको सही सही पता है तो हम इसका बिना सोल्यूशन मतलब बिना लंबा चौड़ा सोल्यूशन किए भी आंसर दे सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हम वो शॉर्टकट में आंसर दे पाए। तो आई विल शो यू द मेथड ऑल्सो, आई विल शो यू द शॉर्टकट ऑल्सो। तो जिस सिचुएशन में जो लागू पड़े आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वी बिगिन विथ 2 थिंग्स, यहाँ पे हम 2 चीजों से शुरू करते हैं। परटर्बिंग पोटेंशियल और वेव फंक्शन, 2 चीजें चाहिए होती है। हम पहले फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी ढूंढ लेते हैं। सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे, विल राइट इट वंस अगेन फॉर रेफरेंस ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे द वेव फंक्शन इज गिवन बाय, देखो इस क्वेश्चन में वेव फंक्शन हमको नहीं दिया है। ठीक है, तो हियर द वेव फंक्शन इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर। लास्ट क्वेश्चन में हमको दिया था लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया। तो द वेव फंक्शन फॉर एन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल इज साई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/a था, लेकिन मैं यहाँ पे 2/L लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पैन ऑफ द वेल इज L। तो नीचे का नंबर जो है दैट रिप्रेजेंट्स द स्पैन ऑफ द वेल एंड दिस इज साइन n πx/L, यहाँ पे भी है। ठीक है, वो फॉर्मूला में दोनों जगह a था, दैट वाज द विड्थ ऑफ द वेल, वही हमने यहाँ पे L के फॉर्मेट में सीधा ही लिख दिया है। और दूसरा क्या है कि द परटर्बिंग पोटेंशियल इज, ठीक है, तो परटर्बिंग पोटेंशियल हम कैसे लिखते हैं, ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है, Vp ऑफ x इज V नॉट साइन 2πx/L, ये हमारा परटर्बिंग पोटेंशियल हो जाता है। तो अब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ढूंढना शुरू कर सकते हैं हम। तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी। ठीक है, तो दैट इज E1 एंड दिस इज नथिंग बट psi1 V परटर्बिंग पोटेंशियल psi1। देखो अभी psi1 की बात हो रही है तो आप वेव फंक्शन में
n इज इक्वल टू 1 डाल के यहाँ पे वेव फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट्स क्या हो जाएगा, 0 टू l। तो दिस इज एन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l psi 1 स्टार vp psi 1 दैट इज dx। तो यहाँ पे मैं सभी वैल्यूज अगर डालूं, देखो साई और साई स्टार दोनों तो सेम ही होते हैं। एन इज इक्वल टू 1 हमें रखना है, तो बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह ये सिंपल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल। देखो ये 2/l जो है वो √2/l, उसका स्क्वायर करते हैं तो 2/l हो जाता है, और ये वी नॉट, तो ये 2 v0/l जो है वो मैं सीधा इंटीग्रेशन के बाहर लिख देता हूँ, रादर देन राइटिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स। अभी यहाँ पे वट एवर यू हैव इज साई 1 इज गोइंग टू बी स्क्वायर्ड, तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर्ड पाई एक्स बाई एल, ठीक है। और यहाँ पे वीपी, व्हाट इज वीपी, इट इज नथिंग बट साइन 2πx बाय एल एंड dx, ठीक है। तो इस केस में इंटीग्रेशन आपको जिस मोड में करना है आप ट्राई कर सकते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट मैनर इज साइन स्क्वायर जब भी आपको दिखे, एक्चुअली क्या है कि इधर साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय एल और साइन 2πx बाय एल है, तो इट इज अ लिटिल डिफरेंट, ठीक है। अ, इसको आप जिस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं यू कैन गिव इट अ ट्राई। मैं एक और काम कर सकता हूँ, देखो ये साइन 2 थीटा की जगह पे 2 sin थीटा कॉस थीटा करके भी कर सकता हूँ, और आई थिंक दैट शुड बी अ सिंपलर वन टू डू। तो sin 2 थीटा मैं आपको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दिस इज sin 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वही चीज लिखूं तो दिस बिकम्स 2v0/l इंटू 2, ठीक है। वो 2 एक बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू l साइन स्क्वायर्ड पाई एक्स बाय एल, और ये जो है अब ये भी साइन ऑफ पाई एक्स बाय एल हो जाएगा, इसके साथ में कॉस ऑफ पाई एक्स बाय एल हो जाएगा dx। तो ये साइन साइन क्या हो गया, दिस बिकम्स 4v0/l इंटीग्रेशन 0 टू l साइन रेज टू 3 पाई एक्स बाय एल कॉस पाई एक्स बाय एल। ये तो अभी ही हमने सॉल्व किया है इस तरह का इंटीग्रेशन। तो दिस वन इज ये एफ ऑफ एक्स रेज टू एन और ये एफ डैश एक्स। तो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर क्या होना चाहिए, 4v0/l साइन रेज टू 4 पाई एक्स बाय एल, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में एल अपॉन पाई तो आना ही चाहिए, लिमिट्स आर 0 टू एल। लिमिट्स रखते हैं हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये एल और ये एल कैंसिल, दिस बिकम्स 4v0/पाई, ओके। और ये 4v0/पाई जो है इसका क्या हो जाएगा, वैल्यूज रखना है तो एल रखा, तो दिस बिकम्स साइन साइन रेज टू 4, साइन स्क्वायर नहीं होगा ये, दिस विल बेसिकली बिकम साइन रेज टू 4 पाई, एक्स की जगह पे हम क्या लिखते हैं, एल बाय एल माइनस लोअर लिमिट, तो साइन रेज टू 4 पाई, सॉरी जीरो ही हो जाएगा, नहीं तो मतलब ये पाई का वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सिंपली जीरो। तो हैव अ लुक एट दिस, एल और एल कैंसल्स, साइन पाई भी जीरो, साइन जीरो भी जीरो। तो द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी दैट इज E1, ये हमको क्या मिलता है, जीरो मिल जाता है। दिस इज वन ऑफ द आंसर्स, ठीक है। इसके बाद ऑप्शंस देखने की कोशिश करते हैं, ऑप्शंस में से कुछ पल्ले पड़ रहा है। देखो E1 इज इक्वल टू जीरो दो जगह पे है, बाकी E1 इज ग्रेटर देन जीरो, E1 इज लेस देन जीरो, तो देखो ऑप्शन बी और सी तो यहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचा क्या, ऑप्शन ए और डी को हमको देखना है, दैट इज व्हाट इज रिमेन।
तभी सेकंड ऑर्डर करेक्शन का प्रोसेस करते हैं, छोटा सा एक प्रोसेस है। तो लेट अस ट्राई टू डू E2 नाउ। तो द सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी कैसे देते हैं? सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी कैसे देंगे? तो दैट इज En2, ठीक है। तो En2 इज गिवन बाय समेशन ऑफ एन एम नॉट इक्वल टू एन, ऊपर आ जाता है मॉड में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ साई एम परटर्बिंग पोटेंशियल साई एन। ओके, इसका स्क्वायर था और नीचे क्या था? ई एन माइनस ई एम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? E1 का सेकंड ऑर्डर करेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? हियर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हियर E1, उसका सेकंड ऑर्डर करेक्शन क्या हो जाएगा? समेशन m is not equal to 1, then this would basically be psi m vp psi 1 the whole square divided by E1 माइनस em। अब ये सॉल्व कब होगा? सॉल्व तभी होगा जब हमको साई एम का पता हो। एम के बारे में हमको अभी कुछ मालूम नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑप्शंस देखे तो ऑप्शंस में हमको क्वालिटेटिव पूछा है, ग्रेटर देन, लेस देन और डिपेंडेंट ऑन वी नॉट। तो यहाँ पे एक चीज देखने जैसी है कि इफ यू बेसिकली सी दिस, ये अगर आप देखें तो इसमें हमें ये न्यूमरेटर कैसा मिलता है? न्यूमरेटर इज अ स्क्वायर ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कैसा होना चाहिए? शुड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और डिनोमिनेटर कैसा है? तो बोला E1 माइनस ई एम है, ठीक है। तो ये E1 माइनस ई एम जो है उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? तो ये देखो, ये करेक्शंस नहीं है, दिस एंड द टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दे आर डिफरेंट। लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म क्या है? E1 एंड सेकेंड ऑर्डर करेक्शन है, तो दिस इज जस्ट द सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा है दैट इज एनर्जी नंबर 1, एनर्जी नंबर 2, एनर्जी नंबर 3, ऐसा। तो दिस इज गोइंग टू बी E1, E2, E3 एंड सो ऑन। तो ये एनर्जीज है, तो हमको ये मालूम है कि अगर यहाँ पे E1 है तो इससे E2 बड़ा होगा, इससे E3 और बड़ा होगा, इससे E4 और बड़ा होगा। तो इन जनरल E1 वैसे सबसे छोटा हो जाएगा एंड E1 इज लेस देन EM, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर कैसा हो गया? ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या कंक्लूड किया? क्योंकि डिनोमिनेटर इज अ मॉड एंड स्क्वायर न्यूमरेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिनोमिनेटर हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? E12 इज लेस देन 0, ठीक है। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट हो जाता है। दिस वन इज द सेकेंड रिजल्ट। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वट एवर इज द आंसर इज गोइंग टू बी E1 इज 0 एंड E2 इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये अगर आप ऑप्शन में देखने जाओ तो दिस इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर क्या है? 1। अभी देखो, इसमें आप एक सवाल पूछ सकते थे, या तो मैं खुद ही रेज कर लेता हूँ। यहाँ पे E2 का V नॉट पे तो डिपेंडेंस है ही, ठीक है। ये अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं, यू लुक एट द न्यूमरेटर, है ना। तो न्यूमरेटर में ये जो VP है ना, ये VP जब मैं रखूंगा ना तो इसके आंसर में V नॉट तो आएगा ही। तो E2 इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन V नॉट। बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि E2 डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V नॉट, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास मॉड्यूलस और स्क्वायर है, तो अवर सिचुएशन इज ईज्ड ऑफ कि कुछ भी होगा लेकिन किसी का साइन पर डिपेंड नहीं करेगा। न्यूमरेटर पॉजिटिव रहेगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव रहेगा, हमारा काम ऐसे ही चलेगा। तो दिस वन बेसिकली सेज दैट आवर करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, ठीक है। तो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का देख रहे हैं तो
कभी कभी आधा आधा प्रॉब्लम करते करने के बाद में आप हमेशा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते जाओगे। यू शुड रिफर टू दी ऑप्शंस एवरी नाउ एंड देन, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा, यहीं से अगर आंसर कंक्लूड किया जाता है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर choosing the right option is very important and choosing that in a short span of time is very important। अब देखो, ये तो इसका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड हो गया कि हमने यहाँ पे E1 कैलकुलेट किया, E2 कैलकुलेट किया, फिर बाद में बताया कि हमने ये मतलब ऑप्शन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे दो नोट करने वाली बातें हैं। जैसे कि अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 पे चला जाऊँ, ठीक है, तो लेट मी जस्ट गो डाउन टू ऑप्शन नंबर 1। हाँ, ये ऑप्शन नंबर 1 जो E1 हमने कैलकुलेट किया ना, ये वाला, ये E1 कैलकुलेट करने में अगर आप देखो तो ये जो है ना, दिस वन, ये इवन मैं यहाँ पे फिर से नीचे लिखता हूँ। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन। तो फॉर अ शॉर्ट मेथड, ठीक है, व्हाट शुड बी शॉर्ट मेथड फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, शॉर्ट मेथड में सबसे पहली बात क्या है कि जब हम E1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो E1 में व्हाट इज द स्टफ दैट वी आर कैलकुलेटिंग? वेव फंक्शन साई, परटर्बेशन, वेव फंक्शन साई। इसको रनिंग लैंग्वेज में मतलब काफी सारी जगह पे आपको शॉर्ट में ये ऐसा भी लिखा मिलेगा, दिस इज सिंपली वीपी। इस तरह से भी लिखा हुआ मिलता है। अब वीपी का नेचर देखो तो जरा, अगर मैं वीपी का नेचर बोलूँ तो इसको मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ साइन थीटा बोल सकता हूँ। अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स आता है तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है, वी आर मतलब अगर बेसिक सेंस में एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखो तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू बेसिकली मींस इट इज एवरेज ऑफ अ क्वांटिटी ओवर अ गिवन पीरियड। ठीक है, ये गिवन पीरियड पे एवरेज है। अब साइन थीटा को हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पीरियड क्या दिया था हमको, चलो मैं यहीं पे बना लेता हूँ। ठीक है, व्हाट वाज द पीरियड दैट वाज गिवन टू अस? द पीरियड वाज, यहाँ पे ऐसा बोला था कि ये जो पर्टर्बेशन है, ये पर्टर्बेशन इस तरह से चलता है और ये पर्टर्बेशन 0 to L के लिए वैलिड है। तो 0 to L के लिए क्या हुआ, एक पूरा साइन वेव आ गया। एक पूरा साइन वेव का 0 to L के लिए एवरेज क्या होना चाहिए? सपोज टू बी 0। तो सिर्फ इतना भी पता होता तो हमारा इवन तो 0 हो जाता। ठीक है, तो दिस कुड हैव बीन डन इन अ शॉर्ट मेथड लाइक दिस। तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यूज पे थोड़ा सा फोकस करना है कि इफ वी आर गुड विथ अ लिटिल बिट ऑफ मैथ तो हमारा काम यहीं पे हो जाता है। और दूसरा, द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप ओवर हियर वाज कि जैसे मैंने सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी बताया, तो E2, ठीक है, दिस इज बाय नेचर, अगर इसका नेचर देखो तो बाय नेचर इट इज ऑलवेज नेगेटिव। रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि ये जो न्यूमरेटर है वो मॉड्यूलस है और स्क्वायर भी है, तो वो तो पॉजिटिव ही होना है। और नीचे E1 से जो दूसरा टर्म है वो हमेशा बड़ा ही होगा। द सेकेंड एनर्जी, थर्ड एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी हायर, तो इसीलिए डिनोमिनेटर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो अगर हमने सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला आइटम पता होता और अगर ये इसका नेचर हमको पता होता तो लाइफ वुड हैव बीन वेरी वेरी सिंपल एंड वी वुड हैव बीन इजीली एबल टू से ये। अब देखो, अब अगर आप आंसर को जज करने जाओ तो हमने ये जो पिछले 10-15 मिनट में सॉल्व किया, 10 मिनट जैसा लगा हमको, वही चीज एक्चुअली यहाँ पे तो हम फेयर में कर रहे हैं इसीलिए वी आर टेकिंग अ लिटिल मोर टाइम। बट व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम एक्चुअली यू वुड बी बॉदर्ड अबाउट राइटिंग डाउन द स्टेटमेंट्स एंड फिनिशिंग थिंग्स अप। तो वहां पे तो क्या है कि सीधा कैलकुलेशन करके आप कर लोगे, तो ये सॉल्व करते 5 मिनट लगता। अगर आपको ये थोड़ा सा लॉजिक पता होता तो यू कुड हैव डन इट विद इन 1 मिनट और 30 सेकेंड्स, ये 1 मिनट से 30 सेकेंड का मामला हो जाता। तो यू कुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर एक्सप्लोरिंग अदर क्वेश्चंस। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मुझे इस क्लास में आज जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का प्लान था, आई डिड, आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड द डिस्कशंस फॉर टुडे। अगर आपको आज के क्लास के बारे में कुछ बताना है तो यू कैन डेफिनेटली शेयर, यू कैन डेफिनेटली टेल समथिंग इफ यू वांट टू से अबाउट टुडेज क्लास। बाकी फ्रॉम माय साइड ये आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यस, टिल